8. अर्श मेरी वन ऑफ द फेवरेट हॉरर फिल्म्स, हालांकि मैं कम देखता हूँ, लेकिन 80s की अगर हॉरर फिल्मों की अब बात करें तो देयर वाज अ मूवी कॉल्ड द शाइनिंग। ओके, जैक निकल्सन की, स्टैनली क्यूब्रिक की, लाइक वन ऑफ द स्टार्टिंग वाली फिल्म्स है। और अगर आपने वो फिल्म देखी हो तो इट्स नॉट लाइक कि उस फिल्म में बहुत ज्यादा गोरी सीन्स हैं, इट्स नॉट कि उस फिल्म में बहुत ज्यादा खून खराबा है, लेकिन जो माहौल एक तरीके से बनाया गया, एक राइटर, अगर आपने ना देखी हो तो एक राइटर होता है जो कि एक प्लॉट लिखने के लिए एक होटल में आता है, और वो होटल लाइक लॉकडाउन पे होता है, पूरा होटल बंद होता है, और उस पूरे होटल में उनकी फैमिली अकेले होती है, एंड कुछ वहां पे पैरानॉर्मल एंटिटीज भी होती हैं जो शायद इफेक्ट करती हैं उस राइटर पे। लेकिन आप इमेजिन करो, एक राइटर, एक सुनसान जगह, एक खाली होटल, और वो हॉरर लिखना चाहता है, तो क्या उसका माइंडसेट जो भी होगा। द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, कि ये एक जो पूरा प्रीमाइस है जी, एक होटल में जाना, और वहां पे कुछ नई जगह पे कुछ अलग, कुछ हॉरर, कुछ हॉन्टेड होना, एक्सप्लोर करना और देखना, कुछ एक्सप्लोर करना, कुछ हॉन्टेड करना, ये मुझे हमेशा से बड़ा अपील किया है। एंड व्हेन आई जस्ट रेड अबाउट दैट, जब मैंने रिसर्च करी इसके बारे में, तो आई फाउंड आउट कि काफी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि होटल्स में इस तरीके के हॉरर तरीके की चीजें हुई हैं। होटल आर्क फॉर एग्जांपल, जहाँ पे जो इतनी बड़ी मिस्ट्री है शिमला की, एंड वहां पे लोग बताते हैं कि कैसे रूम्स में सुसाइड नोट्स मिलते थे, इनफैक्ट लाशें भी मिली हैं। तो क्या आपने इस पर्टिकुलर केस में कोई रिसर्च वगैरह करी है? राहुल, जब आप होटल्स की बात करते हैं या फिर पहाड़ों की बात करते हैं तो कहा जाता है कि पहाड़ों में छल होता है, हेलुसिनेशंस होते हैं, ठीक है, लेकिन पहाड़ों पर बने होटल्स की बहुत अलग अलग मिस्ट्री है। जैसे आपने होटल आर्क की बात बताई, इस तरह से न जाने कितने सारे होटल हैं जिनकी एक अलग ही मिस्ट्री है। एक छोटा सा किस्सा था, फिर मैं आपको होटल आर्क की बात बताऊंगा। उस किस्से में क्या था कि एक कपल थे, वो अपना रास्ता भटक गए थे, उन्हें रास्ते में एक होटल मिलता है, उस होटल में वो लोग रुकते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि उस होटल में जो भी पर्सन है वो जिंदा नहीं है, सब मर चुके हैं। समहाउ वो वहां से एस्केप करते हैं और किसी और जगह आते हैं, फिर वो मीडिया को न्यूज देते हैं वगैरह वगैरह। जब मीडिया वाले ये कवर करने उधर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि कोई भी होटल नहीं है, वहां एक शमशान घाट है। इस तरह से न जाने कितने ऐसे किस्से हैं जो होटलों के सामने आए थे। करीबन 2008-9 के आसपास ये किस्से बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। एक इंसान था राहुल, जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था एक्सप्लोर करने में चीजों को, तो वो पहाड़ों पर मोस्टली जाया करता था। तो हुआ एक बार ये कि उसे एक ट्रिप मिलती है फ्री कहीं पर जाने की। वो इंसान जाता है एक कंपनी के थ्रू। अब वहां पर जाकर उसे 3-4 और स्ट्रेंजर फ्रेंड मिलते हैं जिनसे वो लोग बात करते हैं। देन वो अंदर जाता है उस होटल में रहने के लिए। सब कुछ नॉर्मल लगता है, जैसे कि हर होटल में होता है कि वो लोग वेलकम करते हैं, फिर आपको रूम दिखाते हैं आपका जी। सेम वो इंसान रह रहा था, तो उसने मैसेज किया अपने दोस्त को कि मैं इस जगह पर आया हूँ, इस पते पर आया हूँ, यहाँ पे मुझे ये ट्रिप फ्री मिला है। समहाउ उन लोगों का नेटवर्क ग्लिच करता है, तो वो लोग बात नहीं कर पाते हैं आपस में। रात को जब ये इंसान सोकर उठता है, 2-3 बजे के आसपास की नींद खुलती है, तो इसको ऐसा लगता है कि कोई बहुत जोर जोर से हथौड़े मार रहा है दीवार पर। जब वो उस आवाज के पीछे जाता है तो उसको ये दिखाई देता है कि एक औरत अपने ही हाथ पर हथौड़े से कील को ठोक रही है। तो उसे दिखता है ये चीज साफ साफ, वो देखता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो उसे डर लगता है या फिर वो पूछता है कि कौन हो तुम, वो औरत सुनती नहीं है, वो उतनी ही तेजी से अपने हाथ पर मारती जाती है और खून लगातार निकलता जाता है। ये रात की बात है जो उसे दिख रहा था। वो डर के अपने कमरे की तरफ भागता है तो उसे ये महसूस होता है कि कोई ऐसा इंसान है जो उसके कंधे पर लगातार हाथ रखे हुए है। मतलब वो तेजी से भाग रहा होता है, उसे लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। मुड़ के देखता है तो वहां पर ना कोई लड़की होती है, ना ही कोई कील या फिर दीवार पर कोई भी निशान नहीं होते हैं। ऑन द वेरी सेकेंड मोमेंट वो जहां पर खड़ा होता है वहां से कुछ दूरी पर एक खिड़की होती है। तो देखता क्या है कि वही लड़की जो अब उसे कहीं नहीं दिख रही थी, वो अचानक से एक कमरे से निकलती है और भागते हुए कूद जाती है नीचे। अब यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीजें थी कि अंदर नीचे लाश मिलनी थी या फिर कुछ ऐसा कर, लेकिन जब वो देखता है खिड़की से नीचे तो वहां पर कोई भी लाश नहीं होती है। ये सब उसके साथ रियल में हो रहा था या नहीं उसको नहीं पता चला। वो उस रात वहां पर बहुत मुश्किल से काट पाया और उसके बाद क्या हुआ कि सुबह होने में करीब आधे घंटे बचे होंगे जी। तो इसके साथ जो और स्ट्रेंजर्स थे जो इसके पास आए इससे बात करने के लिए कि क्या हो गया था, तुम रात को कहाँ उठ गए थे, तो उसने सारी बातें शेयर करी। राहुल, जब वो सारे स्ट्रेंजर ने इसको बताया कि ये सब क्यों हो रहा है तो इसके होश उड़ गए। उन तीनों स्ट्रेंजर ने ये बोला कि हम भी इस दुनिया में नहीं हैं। सुनने में अजीब, बहुत ज्यादा अजीब था। इसने सुना और उसके बाद ये बेहोश हो गया। जब दोबारा इसकी नींद खुली है तो ये अपने घर के ठीक बाहर लेटा हुआ था। पता नहीं अपने घर कैसे आया,
6 दिन लग चुके थे इसको अपने घर आने में। इसको भी आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये सारा इंसिडेंट हुआ क्यों। पर करीबन 3 महीने के बाद जब उसने उसी जगह की न्यूज देखी तो इसने पाया कि वहां पर एक पूरे परिवार को बहुत ब्रूटली मार दिया गया था और मार के उन्हें नीचे दफना दिया गया था, मतलब जो जमीन थी, और उसके ऊपर एक होटल बना दिया है। तो अब द थिंग इज कि वो शायद उनकी स्पिरिट रही हो जो उसे दिख रही हो, लेकिन अलग सिनेरियो से। कभी कभी राहुल ऐसा भी होता है, जो आत्माएं होती हैं वो आपको ऐसा सिनेरियो दिखाती हैं जो आपके लिए बहुत इजी हो, वो सच नहीं होता है। आपके लिए इजी हो मतलब कि आपके लिए इजी हो मतलब कि ये कि वो लड़का एक ट्रैवलर था। उसके लिए होटल जाना इज वेरी इजी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रातों रात होटल खड़ा हो गया, वहां पर होटल होगा। पर जो लोग थे वो असली नहीं थे, क्योंकि वो होटल काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। और उस होटल के बारे में भी यही था कि यहाँ पर कुछ परिवार को गाड़ दिया गया था मार के। अब इसके दिमाग में ये था कि ये जिनसे मिला है क्या ये वही लोग हैं, सेम शक्ल के लोग हैं। तो शक्ल मैच करने के लिए ये वापस से वहां जाता है, वहां के न्यूज से ये सारी इंफॉर्मेशन निकालता है, लेकिन ये लोग सेम नहीं थे राहुल, अलग शक्ल थी। बहुत ट्रिकी था समझने के लिए उसको, क्योंकि एक पूरे सिनेरियो को क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी स्पिरिट के लिए। वो खुद को इमिटेट कर सकती है, वो किसी और का रूप कैसे ले सकती है, एक पूरे होटल के स्टाफ्स का रूप, ये कैसे पॉसिबल है? आई मीन वो कुल मिला के जो एंटिटी थी वो उस इंसान के साइकी के साथ खेल रही होती है पूरी तरीके से। ठीक है। खैर, मैं जब उस इंसान से मिलता हूँ, मैंने उसको पूछा तो उसने मुझे ये सारी बात बताई। उसने कहा कि एक बार आप वो होटल विजिट जरूर करना। राहुल, हमारा एक प्लान बना करीब दिसंबर के आसपास माउंटेन्स पे जाने का। तो जब हम लोग वहां गए तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की एनर्जीज हैं हमारे साथ। होटल आर्क की बात कर रहे हैं? नहीं, ये होटल आर्क नहीं था, ये कोई और होटल था। बट होटल आर्क अनसपोजिंगली हमको मिल गया जब हम लोग सर्च कर रहे थे कि हॉन्टेड प्लेसेस नियर बाय, तो उसमें होटल आर्क पहले आ रहा था। जबकि अब आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है। आप शिमला पे जाएंगे, वहां पर टाइप करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। होटल आर्क का सिनेरियो ये था कि उसका एक, पहले मैं आपको छोटा सा एक प्रमाइस बताता हूँ कि क्या था। वहां पर लोगों की सुसाइड नोट्स मिलते थे। एक कमरे से, एक पर्टिकुलर कमरे से लोगों के सुसाइड नोट्स मिले, करीबन 20-30 अराउंड। पर होटल के मैनेजर का ये कहना है कि ये रूम तो सदियों से बंद है, मतलब सदियों मतलब जब से ये होटल बना है 60-70 सालों से भी पहले से ये बंद है। हर बार अलग अलग सुसाइड नोट्स? नहीं, वो जब इकट्ठा खोला गया तो एक साथ 20 सुसाइड नोट मिले थे उस कमरे से। उसके अलावा उस मैनेजर का ये कहना है कि बहुत सारे कपल्स गायब हो रहे हैं उसके होटल से। हम लोग जब वहां पर रुकने गए तो 4 फ्लोर थे, तो 401 से लेकर 409 तक वो मना कर रहा था। कह रहा था सर इसमें से आपको कोई भी रूम नहीं मिलेगा रहने के लिए, जबकि वो रूम अच्छे थे, ऊपर के रूम अच्छे थे। 410 जो कमरा था वो ओपन नहीं होता है, ऐसा उन्होंने बताया। ऊपर जो बहुत ज्यादा कोई अधिकारी किस्म का इंसान आता है उसको रुकने देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते हैं रुकने, ऐसा उन्होंने हमें बताया। तो हमने लिया था रूम नंबर 305, हमारा नीचे वाला फ्लोर था। हर आई गेस फ्लोर पे 20 रूम बने हुए थे, 20 या 10 रूम बने होंगे अंदाजन। तो जब हम लोगों ने ये सारी चीजें नोटिस करी और ये जाना कि होटल हॉन्टेड है, तो वहां के स्टाफ से पूछा कि यहाँ पर ऐसा क्या हॉन्टेड होता है। तो वो ये कहता है कि आप गलती से भी रात को बाहर मत निकलिएगा, उसने ये बोला। अब राहुल, एज अ टूरिस्ट अगर कोई जाता है तो बाहर कौन नहीं निकलेगा रात को, राइट? सभी निकलते हैं, हम लोग भी निकले रात को। हम लोगों ने क्या देखा राहुल कि होटल से ठीक कुछ दूरी पर एक मजार बनी है छोटी सी। उस पर फूल चढ़े हुए हैं नॉर्मल। ऑन दी अदर हैंड हम लोगों ने देखा कि एक शमशान घाट है, मतलब एक तरफ मजार है और एक तरफ शमशान घाट है। ये बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन था, पर था। उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर तो नहीं किया हम लोगों ने, पर अभी तक हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं था जो डरावना लगे। स्टोरी में सब कुछ नॉर्मल ही था। पर क्या होता है कि हम लोग रोड पर टहलने निकलते हैं तो एक बस गुजरती है सामने से, एंड राहुल ट्रस्ट मी, वो बहुत अनोखा नजारा था मेरी लाइफ का कि एक बस निकल रही है सामने से, उसका जो ड्राइवर है वो सिर्फ उस होटल की तरफ देख रहा है। जस्ट इमेजिन, एक बस है, उसमें जितने भी पैसेंजर है वो सिर्फ उस होटल को देख रहे हैं निकलते हुए, जबकि और भी कई सारी चीजें हैं, और वो बहुत ज्यादा स्पूकी लग रहे थे देखने में। मेरा जो दोस्त था जो मेरे साथ था, वो ये बता रहा था कि उसने जितने भी पैसेंजर थे अलॉन्ग विद ड्राइवर्स, उनकी आंखों से लाल आंसू निकलते हुए देखा था। देखिए, मुझे नहीं लगा ऐसा, शायद उसको हेलुसिनेट हुआ हो, पर वो दिख बहुत स्पूकी रहे थे। एक होता है ना कि एक बहुत स्पीड में बस आ रही, उसने अचानक से स्लो कर दी और केवल उस होटल को देखने के लिए स्लो करी, देन स्पीड में निकल गए। जबकि ऐसा नहीं कि कोई ब्रेकर लगा हो, कुछ ऐसा है, और चलती रोड पर ये हुआ है। हम लोग राहुल घर जाने लगे तो अचानक से ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने कोई बोरी होती है उस पर तेज कार मार दी हो।
हम लोग जब पीछे पलटे हैं तो देखा है कि एक पेपर ऐसे उड़ता हुआ दिख रहा है, मतलब किसी के हाथ से छूट गया हो। तो मुझे लगा कोई कार निकली होगी, उसके हाथ से वो पेपर छूट गया होगा, लेकिन नहीं राहुल, रोड पर कुछ खून के छींटे भी मौजूद थे। हम लोगों ने उस साइड देखा कि शायद खाई में कुछ लाश वाश गिर गई हो, लेकिन कोई ऐसा नामो निशान नहीं था। ये खून के छींटे हर रोज वहां होते थे राहुल। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये किसी को नहीं पता। मतलब रोज शाम को एक बस जाती थी जो उस तरफ डायरेक्शन देखती थी, रोज आपको वही आवाज आती थी, और ऐसा 3 दिन तक तो हुआ है। ऐसा 3 दिन तक तो हुआ है जो हमने नोटिस किया है। ओके, खैर अब हमारा मन था कि उस 401 में है क्या। जी, होटल के स्टाफ रूम में एक पर्सन काम करते थे, काफी बूढ़े थे वो। उनसे जब हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने पहले तो मना करा बताने से, फिर जब हम लोगों ने बताया कि हम यहाँ पर रिसर्च करने आए हैं या फिर लोगों को अवेयर करने आए हैं, तो वो रोने लगे अचानक से, और उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अपने बेटे को इसी होटल में खोया है। ओके, पर क्या हुआ था उन्होंने बताया नहीं। अगले दिन जब हम लोग उनके घर गए, किसी तरीके से उनका घर पता चला और उनके घर गए, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा उसी रूम में बंद है, 410 में। ओके, मैंने कहा बंद है मतलब? तो उन्होंने बोला कि किसी को पता नहीं है, लेकिन आज भी वहां पर मौत होती है। हम लोगों ने सारे डेटास को कलेक्ट किया, हम लोगों ने सारे न्यूज़पेपर पर पढ़ा, तो जो भी कपल होटल आर्क में रहने के लिए आए थे वो कपल्स गायब हैं। वो कपल्स कभी घर पहुंचे ही नहीं, मिसिंग आता जा रहा है उनका। जब होटल की डायरेक्टरीज से हम लोगों ने समहाउ नंबर निकाला है, बता करके हम लोग मीडिया से हैं इस तरह से, तो पता चला है वो लोग मर चुके हैं, वो लोग हैं ही नहीं। मतलब वो लोग कभी घर लौटे नहीं। एक कपल था जो हनीमून मनाने के लिए आया था, एक कपल था जो शायद अपनी 5th एनिवर्सरी या 6th एनिवर्सरी मनाने के लिए आया होगा, तो ये लोग कभी वापस गए ही नहीं। जबकि होटल के मैनेजर का ये कहना है कि होटल से ये लोग जा चुके हैं। ओके, इवन होटल के मैनेजर के पास सीसीटीवी फुटेज भी थी इन सब चीजों की। अब वो जो रात थी, जिस दिन आखिरी रात हम लोग वहां रुके थे, 6ठा दिन था शायद हम लोगों का, उस दिन मैंने ये सोचा कि मैं एक बार 410 में जाऊंगा रूम में, कि देखता हूं कि है क्या वहां पर। इतना भी ज्यादा मतलब क्या उसको रेस्ट्रिक्ट करना कि वहां पर ये सब चीजें हैं। राइट। राहुल, मैं लिफ्ट में जाता हूँ, मेरे साथ एक और इंसान होता है, शायद उसको कहीं जाना होगा। लिफ्ट बंद होती है और ऐसे ही हम लोग ऊपर जा रहे, तो वो मुझसे डायरेक्टली पूछता है कि क्या तुम 4th फ्लोर पे जा रहे हो? शायद नॉर्मली हर इंसान जैसे पूछ लेते हैं। मैंने कहा हाँ। तो उस इंसान ने ये बोला कि अगर हो सके तो बाहर लोगों को बता देना कि 4th फ्लोर की हालत बहुत खराब है। तो मुझे लगा वो मेंटेनेंस वगैरह की बात कर रहा होगा। खैर लिफ्ट खुलती है, 4th फ्लोर आता है और मैं उतर जाता हूँ वहां से लिफ्ट से। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, वो आदमी नहीं था वहां पर। जैसे जैसे लिफ्ट बंद हो रही थी, इतना तो एटलीस्ट फील होता ही कि कोई था क्या नहीं था। राइट। हट्टा कट्टा आदमी था, लेकिन वो नहीं था उसके अंदर। अब अगेन आप हेलुसिनेशन बोल सकते हो। 4th फ्लोर तक आने के बाद जब मैं चलने लगा धीरे धीरे उस फ्लोर पे, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई छोटा बच्चा है जो खेल रहा है, जो बॉल से खेल रहा है, कोई बॉल फेंक रहा है इधर उधर। ऑन द वेरी सेकंड मोमेंट जब मैं लिफ्ट की तरफ पलटता हूँ राहुल, मैं क्या देखता हूँ कि एक औरत अपने ही बच्चे का सर हाथ में लिए खड़ी हुई है, छोटे बच्चे का सर। ओके। पता नहीं ये हेलुसिनेशन था कि नहीं। और जैसे ही मुझे ये दिखता है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे सर पे बहुत तेज मारा हो, किसी हाथ से या किसी कागज के बड़े प्लेन दफ्ते से मारा हो, तो अचानक से मेरा सर नीचे हो जाता है। वो विद इन अ ब्लिंक ऑफ आईज वाला मूवमेंट था हमारे लिए। और जैसे ही मैं ऊपर देखता हूं, वहां पर वो औरत नहीं होती है। इट जस्ट लाइक कि मैंने उस औरत को साफ साफ देखा है। नॉर्मल सी औरत थी, उसके बाल गीले थे और हाथ में एक बच्चे का सर था जो कि पूरा खून से भीगा हुआ था। ओके। अगेन मुझे ये समझ में आ गया कि यहां शायद कोई एंटिटी रहती होगी। पर राहुल, जब मैं अपना सर उठाता हूं और वापस से देखता हूं, तो आपने होटल्स में देखा होगा कि एक गैलरी होती है जहां पर प्रॉपर रूम्स बने होते हैं। राइट। मैं जब अपना सर उठाता हूं राहुल, तो मैं क्या देखता हूं कि सारे जो दरवाजे हैं 10 के 10 वो सब खुले हुए हैं और लाइट जल रही है प्रॉपर, सब में से सब वर्किंग है। अलॉन्ग विद ये वर्किंग वाला सिनेरियो राहुल, मुझे ना आवाजें आने लगती हैं फैमिलीज की, अलग अलग फैमिलीज की वहां से। राइट। पर एक दरवाजा था जो आधा खुला था, पूरा नहीं खुला था। 10 दरवाजे थे जिसमें से 9 दरवाजे पूरे खुले हुए थे, जिसमें से आवाज आ रही थी, और एक दरवाजे से सिर्फ चिल्लाने की आवाज आ रही थी, बहुत जोर जोर से। मैं एक कदम जैसे ही आगे बढ़ाता हूं राहुल, मुझे ऐसा लगता है, अगेन मैं ये स्पेसिफाई कर दूं कि मेरा हेलुसिनेशन ही था, मुझे ऐसा लगता है कि हर 9 दरवाजों में से एक औरत का हाथ बाहर आता है और अपने हाथ में वो बच्चे का सर लेकर, मुझे 9 बच्चों के सर दिख रहे थे लाइन से। और जो 10वां वाला दरवाजा था जो आधा खुला था जी, वो एक स्पीड में तेजी से बंद होता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मतलब उस दरवाजे की आवाज से, वो होता है ना कभी कभी नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा तेज आवाज सुन के कंट्रोल नहीं कर पाता, काफी पीक हो जाती है। मेरी एंजाइटी पीक पर थी और
द मोमेंट मैंने 2 सेकंड के लिए आंख बंद करा है और आंख खोली है तो मैंने देखा है कि सारे दरवाजों पर लॉक लगा हुआ है, कोई भी दरवाजा खुला नहीं है। हेलुसिनेशन अगेन, राइट। इसको क्लियर करने के लिए जो भी मेरे अपने प्रोसेस थे समझने या देखने के, वो मैंने करा। मुझे हर दरवाजे में कोई ना कोई ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई हादसा हुआ है, लोग मरे हैं, या इस तरह से फील होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता था। पर जब मैं पहले दरवाजे की ओर गया वहां सब कुछ नॉर्मल था। 9 दरवाजे तक सब कुछ नॉर्मल था, बट जो 10वां दरवाजा था, हमारे में राहुल क्या होता है कि चेक करने का प्रोसीजर होता है कि कहां पर कोई हादसा हुआ है नहीं हुआ है, ये पता करने का एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, विच आई डोंट वांट टू टेल। ओके, आप उस मीटर की बात तो नहीं कर रहे हैं जो? नहीं, वो अपना मेरा खुद का एक प्रोसीजर होता है। तो जब मैंने वो किया राहुल, तो दरअसल क्या होता है कि जब भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई है नहीं हुई है, ये पता करने के लिए जब हम लोग ये करते हैं प्रोसीजर, तो हमें उधर की इमोशंस भी फील होने लगती हैं। ठीक है, उतना कनेक्ट करना पड़ता है अपने आप को, अपनी स्पिरिट को वहां से। तो मैंने जब इस रूम के बारे में, रूम नंबर 410 के बारे में जब मैंने फील करना शुरू किया, तो राहुल मैं रोने लगा बहुत जोर जोर से। ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं रो रहा हूं और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों, लगातार रोता ही जा रहा हूं। उस गेट को पकड़ के मैं रो रहा था। ओके। और इसी बीच मेरा जो दोस्त था जिसके साथ मैं रुका हुआ था, वो 4th फ्लोर पर आता है और वो ये मेरी सारी हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। अब राहुल उसके बाद मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता नहीं चला। अगले दिन जब मुझे होश आया और मेरे दोस्त ने मुझे मेरा वो वीडियो दिखाया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। उस वीडियो में राहुल मैं हर एक फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा हूं कि आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा, या फिर आज मैं अपने भाई से नहीं मिल पाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा अपने भाई से मिलने। इट जस्ट लाइक कि कम से कम 12-15 सोल है वो उसी जगह फंस के रह गई हैं, वो इस होटल से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, और वो मेरे थ्रू बताने की कोशिश कर रही हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, जस्ट बिकॉज मैं पास्ट में देखने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या। कभी कभी हम हीलर्स के साथ भी ऐसा होता है राहुल, कि जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो आपको रोक लेती हैं, जो चाहती हैं कि उनकी जो कहानी है, उनके साथ जो हुआ है, वो लोगों को पता चले। पर ये जो इतने सारे कपल्स थे यश, तो इनका आपस में कोई कनेक्शन था? कोई कनेक्शन नहीं था, बस उस रूम का कनेक्शन था। द थिंग इज, जितने भी कपल आए थे वो सब 409 से 401 में रुके थे, 410 में कोई नहीं रुका था। ओके। और मुझे नहीं पता कि बच्चे वाला क्या सिनेरियो था, बच्चों के मुंह दिखने का क्या सिनेरियो था, पर उस दिन मैं अपने आप को देखकर बहुत घबरा गया था कि मैं पजेस कैसे हो सकता हूं ऐसे। बट अल्टीमेटली जब मैंने अपने गुरु से पूछा तो वो पजेशन नहीं कहलाएगा। आत्माएं मुझे मीडियम समझकर अपनी बातें रख रही हैं, एक तरीके से, सॉर्ट ऑफ एक तरीके से। एग्जैक्टली। मैंने उसके बाद वहां के मैनेजर को भी ये सारी बात बताई कि मुझे ऐसा ऐसा महसूस हुआ। उसने इग्नोर कर दी ये बात राहुल। वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं सर, आपका वहम है, ये सारी चीजें। नहीं, पर उस फ्लोर पे आपसे पहले वो किसी और का जाना अलाउ करता था? जाना तो अलाउ करता था, बस वो ये बोलता था कि अलॉटेड नहीं है कमरे, रूम आपको नहीं मिल सकता। एग्जैक्टली, रूम बंद है, रूम लॉक है, नहीं मिलेगा। ओके। पर फिर राहुल एक और अजीब सी घटना हुई कि जब मैं उस होटल से बाहर निकल रहा था तो मुझे वापस जाते वक्त जब मैं कार में बैठा और पीछे पलटा तो मुझे उस होटल की छत पर छोटे बच्चों की लाशें दिखी, कटी हुई, जिनका सर कटा हुआ था और वो सिर्फ खड़े थे। सिर्फ खड़े थे? मुझे नहीं पता अभी भी कि उसके पीछे का क्या सिनेरियो था। खैर, हमने इसको ज्यादा नोटिस भी नहीं किया क्योंकि बिना परमिशन के हम कुछ नहीं कर सकते वहां पे। उसके बाद हम आ गए वापस। 3 साल बाद राहुल ये पता चला कि होटल आर्क सीज हो गया पूरी तरीके से। वहां पे बहुत सारे कपल्स के सुसाइड नोट्स मिले हैं। ओके। रूम नंबर 410 से, वही रूम नंबर सेम। और उसके अलावा वो होटल में जब उसकी हिस्ट्री के बारे में नीचे पढ़ा हुआ था हम लोगों ने कि क्यों सीज हुआ, तो ये पता चला कि उस होटल का जो मालिक था उसने अपनी जगह लेने के लिए वहां पर कुछ मजदूर रहते थे, राइट, उनको भी मरवा दिया और उनके जो बच्चे थे 8-9 उनको भी मरवा के उसी जगह पे गाड़ दिया, उसी होटल वाले प्लेस पे। तो इसका अर्थ जो वहां पे कपल्स आते थे उससे क्या कनेक्शन? जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो होटल का मैनेजर था या फिर जो होटल के स्टाफ मेंबर्स थे वो 401 से 409 के ही बीच के मोस्टली कमरों को देते थे वो लोग, उसके नीचे के कमरों को नहीं देते थे। शायद वही लोग गायब हुए क्योंकि 309, 305 ये लोग कोई गायब नहीं हुआ, वो सिर्फ चौथे फ्लोर के लोग ही गायब हो रहे थे। अब चौथे फ्लोर का एक्चुअल कनेक्शन क्या था वो मुझे भी नहीं पता। मुझे जितना पता चला, जो मैंने फील करा वो मैंने आपको बताया, और ये मेरे लिए बहुत स्पूकी है। तभी शायद मुझे वो 9 बच्चों के सर दिखे, 9 बच्चों की लाशें दिखी, और जी वो मेरे लिए सोच के भी परे था कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर मैं देखना भी चाह रहा था ना, तो उनकी इमोशंस इतनी ज्यादा एम्पावर थी कि मुझे वो पहले दिखनी थी, ना कि हाथ से। और मैं खुद एक मीडियम बन जा रहा था इन लोगों की बातें लोगों तक पहुंचाने का। कभी कभी जान के इतना ताज्जुब होता है अर्श कि इंसान के इमोशंस कितनी हद तक जा सकते हैं। हाँ, जो मरने के बाद भी जो है
वो चीजें बदला लेती रहती हैं या फिर इंसान के सामने किसी न किसी रूप में आती रहती हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को मैनिफेस्ट कर देती हैं। जी। उसी कॉन्टेक्स्ट में अक्सर मैं आपने वहाँ पे मजदूरों की बात करी जिनके बच्चों को वहाँ पे गाड़ दिया गया। जी। मैं अक्सर स्टोरी सुनता हूँ फॉर एग्जाम्पल किसी ट्राइबल एरिया की। ओके। चाहे वहाँ पे लैंड माफियाज हो या माइनिंग माफियाज हो, आज भी वहां पे इतनी सारी चीजें हो रही हैं और आम मीडिया तक का कुछ खबरें आ नहीं पाती हैं उसकी। जी। इसी तरीके से मैंने आई थिंक नाम सुना था एक नाग कबीले का, कि एक कबीला होता है स्नेक चामस का, और वो एक तरीके के ट्राइबल्स होते हैं। ओके। और एक बार कुछ ऐसा हादसा हुआ उनके साथ बहुत गलत, जिसके बाद फिर कुछ चीजें पैरानॉर्मल हो गई। मुझे पता है राहुल, नाग कबीले के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है। जी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं राहुल कि नाग कबीले की जो असली सच्चाई है, उनका जो रिचुअल है वो ये है कि स्वयं नाग देवता एक इंसान के शरीर में आते हैं। तो अर्श, कभी कभी मुझे लगता है कि इंडियन कल्चर का जी सांपों से बड़ा गहरा कनेक्शन है। आई मीन अगर आप महादेव का सबसे फेवरेट आभूषण देखें, उनके गले में हमेशा जो एक सांप रहता है, हाँ। नाग रहता है। जब समुद्र मंथन भी हुआ था तो कहते एक पहाड़ को किसी सांप ने आके, शेषनाग ने आके उसको जो है रैप कर लिया था। उसके बाद देवताओं असुरों ने उसको खींचा था, वो हिसाब से मंथन हुआ है। मतलब किसी भी और कल्चर के कंपैरिजन में मुझे लगता है जहाँ पे सांपों को बस खाली एक जानवर समझा जाता है, एक रेंगने वाला, मुझे लगता है कि हम लोग एटलीस्ट सांपों की कुछ ज्यादा इज्जत करते हैं। पूजा भी होती है इनफैक्ट हमारे यहाँ पे काफी हद तक पूजा भी होती है, लोग दूध भी पिलाते हैं उनका। और सांपों के बारे में जितना मैंने समझा है, कुछ ऐसा है कि सांप जो होता है ना, वो आपकी बॉडी की रेडिएशंस को आइडेंटिफाई कर सकता है। जी। अगर आपकी बॉडी की रेडिएशन ऑरा में ज्यादा अगर चेंजेस होते हैं तो सांप उसको देख के थोड़ा सा सतर्क हो जाता है, और नॉर्मली तभी वो एग्रेसिव भी होता है। जी। अगर आप नॉर्मल होंगे, आई थिंक एक सिमिलिज्म है, अगर शिवजी को बस सांप दिखाया जाए तो एकदम चिल बैठा है, तो प्रॉब्ली कहने का मतलब ये है कि उस इंसान का जो ऑरा कह ले, बैलेंस कह ले, जो भी आप उसको कहना चाहते हैं वो कह ले, वो इतना बैलेंस है कि सांप उससे एकदम वो है, मतलब को अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता। जी। प्रॉब्ली से रिएक्ट नहीं करता। तो इसीलिए शायद कहते हैं कि हमारे यहाँ स्नेक चार्मिंग इज अ वेरी ओल्ड प्रोफेशन, जमाने से चला है। इनफैक्ट अंग्रेज हम लोग को लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स ही बोला करते थे। और इस तरीके से बहुत सारी कम्युनिटीज हैं इंडिया के अंदर जो सांपों को लेके जो है अलग अलग काम करती है। इसी तरीके से एक नाग कबीला भी है। जी। आई थिंक उसी उड़ीसा वाले नाग कबीले की बात, उड़ीसा वाला नाग कबीला है। और कुछ साल पहले मैंने वहाँ पे स्टोरी सुनी थी कि जो ये एक कम्युनिटी है जी, इसके साथ शायद अज्ञान कुछ जमीन को लेके कुछ टसल हुआ और पूरे कम्युनिटी को साफ कर दिया गया। लाइक काफी हद तक मिस्टीरियसली वो कम्युनिटी मर गई, ये कह सकते हैं। या शायद लाइक मीडिया में तो खबर ये आई कि इनको मार दिया गया जी, बट कुछ ऐसा हुआ। उसके बाद एक सीरीज ऑफ पैरानॉर्मल चीजें होने लगी उस गांव में। तो क्या आप इस पहली बात तो क्या वाकिफ है इस इंसिडेंट को लेके? देखिए, कबीलों का सिनेरियो ये होता है ना राहुल कि वो लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज की पूजा करते हैं। जैसे मैं पुरुलिया में एक कबीले से मिला, वो लोग सूरज और चांद की पूजा करते थे। अब क्या होता था कि उसमें दो कबीले थे। एक कबीला था जो सूरज की पूजा करता था और चांद से डरते थे वो लोग, चांद आने पर वो लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे। लेकिन एक और कबीला था जो सूरज की पूजा नहीं करता था, सूरज को राक्षस मानता था और चांद की पूजा करता था। तो इस तरह के भी कबीले एग्जिस्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब मैं उड़ीसा में आई गेस 10 दिन के लिए था, तो वहां पर मेरी मुलाकात होती है एक साधक से जो मुझे बताते हैं कि यहाँ पर एक नाग कबीला एग्जिस्ट करता है। उनका एक त्योहार है जिसे हम मृत आवाहन कहते हैं। सुनने में मृत आवाहन का मतलब होता है कि किसी मरी हुई चीज को बुलाना। एग्जैक्टली। तो मैंने उनसे पूछा कि दरअसल ये मृत आवाहन की क्रिया है क्या? तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक कबीला हुआ करता था पहले, और वो कबीला नागों का बहुत बड़ा रक्षक था। मैं पहले समझ नहीं पाया कि रक्षक एज इन अभी भी कहाँ नागों को ज्यादा मारा जाता है। तब उन्होंने बताया कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे नागों को बेवजह मार दिया जाता है। उनकी केचुली निकाल कर फिर उनको अलग अलग सिनेरियो में यूज करते हैं। पर वो जो नाग कबीले के लोग थे, वो लोग नागों की पूजा करते थे, सपेरे थे वो लोग एक तरीके से। और उनके पास एक नागों का मंदिर भी था बहुत बड़ा सा, ऐसा उस साधक ने बताया। मैंने जब उस साधक को कहा कि इसमें कुछ पैरानॉर्मल तो है नहीं, मुझे कुछ ऐसी कहानी चाहिए जो पैरानॉर्मल हो,
कुछ ऐसा वाक्य चाहिए। Right. तो उसने बोला कि शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मैंने मृत आवाहन की बात करी। तो मैं समझा कि शायद किसी आत्मा को बुलाते होंगे। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, किसी आत्मा को नहीं, एक गांव है जहां पर नागों के जो पूर्वज हैं उनकी आत्माएं लोगों के अंदर आती हैं। सांपों के पूर्वज, ऐसा उन्होंने कहा था मुझसे। ओके। मैं पहले यकीन नहीं कर रहा था इन सब चीजों पे। फिर उन्होंने बताया कि ये जो कबीला था सन 1890 में ये मिस्टीरियसली मर गया था। ओके। लोगों का कहना था कि इनको मार दिया गया है, कोई आके मार गया है जी। पर ऐसा नहीं था राहुल। उसकी सच्चाई ये थी कि ऑलरेडी कुछ हुआ वहां पर जिसके बारे में हमें नहीं पता था शुरुआत में। उसके बाद वो पूरा का पूरा कबीला, करीब 60-70 लोग होंगे, वो सब के सब एक साथ मर गए। और बाद में पता चला कि उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा जहर है। तो लोगों ने ये एज्यूम किया कि सांप ने मार दिया होगा या किसी ने जहर खिला दिया होगा, कुछ ऐसा करके। पर उनका पूरा शरीर जैसे एक नाग की तरह शरीर होता है ना, जब वो अपनी केचुली छोड़ता है, तो हर एक इंसान का शरीर ठीक वैसा ही हो गया था। खैर, इसके बाद इस साधक ने मुझसे कहा कि क्या मैं उसके साथ उस कबीले में चलूंगा। ओके। मैं पहले समझ नहीं पाया कि आखिर उस कबीले में ले क्यों जाना चाहता है। तो उसने मुझसे कहा कि अब वो कबीला नहीं रहा, वहां पर बहुत सारे घर बस गए, कबीला तो कब का खत्म हो चुका है। तो मैंने उससे कहा कि वहां पर मृत आवाहन होता क्या है और क्यों करते हैं लोग। और मैंने कभी नहीं सुना कि नागों के देवता की आत्मा तुम्हारे अंदर आ रही हो। मैंने किसी भगवान की आत्मा सुनी है, पर कभी किसी नाग की आत्मा किसी इंसान के शरीर में नहीं सुनी है। ओके। तो उसने मुझे बताया कि इन सब का जवाब तुम्हें उसी रिचुअल में मिलेगा, जिस रिचुअल को दिखाने मैं तुमको ले चल रहा हूँ। मैं एग्री किया और उसने मुझे एक मरा हुआ सांप दिया राहुल। ओके। उसी साधक ने, उसने खुद भी एक मरा हुआ सांप लिया। उसने कहा कि चलो शमशान में चल के थोड़ी देर ध्यान लगाना। मैंने उसको बोला भी कि आखिर किस बात का ध्यान लगाओगे, और मरे हुए नाग को लेकर ध्यान लगाना इज नॉट अ गुड थिंग। मेक सेंस। ऐसा कहा जाता है राहुल कि अगर आप मरे हुए नागों को लेकर ध्यान लगाते हैं जी, तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो ब्लॉक हो जाती है हमेशा के लिए। अब ये मिथ था, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था, पर उस दिन मैं नाग को लेकर बैठ गया। मैंने अपने गुरु को याद किया कि जो होगा देखा जाएगा, पर देखते हैं कि एक्चुअली क्या है। उसने मुझे एक छोटा सा मंत्र दिया जो कि नागों का ही मंत्र था, नाग देवता वासुकी का ही मंत्र था जी। और इस मंत्र को हमें कम से कम नहीं तो सुबह से लेकर रात तक रिसाइट करना था। हमने रिसाइट किया, हम बता नहीं सकते कितनी बार था रिसाइट किया, और 2-3 प्रोसीजर और भी थे जो हम लोगों ने करे, विच आई डोंट वांट टू टेल। इसके बाद उस आदमी ने बोला कि इस नाग को अपनी कलाई पे बांध लो। ओके। मैंने बांध लिया। सुनने में बहुत ज्यादा अजीब था कि एक नाग को अपनी कलाई पे बांधना, और बहुत, आप सोचिए ना कि आप एक मरा हुआ सांप अपने हाथ पे बांध रहे हैं। राइट। कैसा लगेगा आपको? बहुत अजीब, स्पेशली जब आपने उसे मंत्रोच्चारण करके सिद्ध कर दिया हो। मैं पहले समझ नहीं पाया राहुल कि एक्चुअली वो नाग पर ध्यान करने का क्या सिनेरियो था। मैं जाने लगा उस साइड पे, तो क्या हुआ ना कि हम लोग ना एक तांगे से जा रहे थे। तो तांगे पर एक 4 लोग बैठे हुए थे, 2 इस साइड और 2 इस साइड। देन वो थोड़ा गांव साइड का एरिया था, तो मेरा हाथ थोड़ा सा फिसला और मैं ऐसे गिरने ही वाला था कि मुझे अचानक से ऐसा कुछ लगा, मतलब मैं बैक साइड होके गिरने वाला था, जमीन पे गिर सकता था ऊपर से नीचे। जी राहुल, मुझे अचानक से ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पीठ पर जोर से हाथ मारा और मैं सीधा हो गया। ओके। मतलब मैं मोस्टली गिर गया था पीछे की ओर, और ऐसा लगा कि किसी ने हाथ मारा है। और जब मैंने अपने हाथ की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ही अपने हाथ से अपने आप को वापस उठाया है, जिस कलाई पर वो नाग बांधा हुआ था। खैर, अभी तक मुझको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब उस गांव में हम पहुंचे हैं जी, तो राहुल एक मेरे सीधे हाथ में अजीब सी इचिंग होने लगी है, बहुत जोर से। ओके। अब वो इचिंग क्यों हो रही थी, मैंने अपने दोस्त को पूछा तो उसने बोला कि नाग देवता ने एक बार तुम्हारी रक्षा करी है इस वजह से। I mean, इतनी जल्दी मैं नहीं बिलीव करता कि कोई आपको सुपरनैचुरल एंटिटी प्रोटेक्ट करेगी, वो भी एक नाग की एंटिटी जो आपको प्रोटेक्ट करे इन सब चीजों से। लेकिन आपने उस चीज के लिए, उस एंटिटी के लिए, उस मरे हुए सांप के साथ आपने सुबह से शाम तक का मंत्रोच्चारण किया था हम लोगों ने, बिल्कुल। ओके। उसको हाथ में ही लेके किया था, फिर उसके बाद उसने हाथ में बांध दिया। जब मैंने उससे पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो उसने बोला कि ये रिचुअल का एक पार्ट है, जो भी रिचुअल हम देखने जा रहे हैं, अगर उस रिचुअल को देखना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो मैंने भी ओके कर दिया, मैंने ज्यादा उसको कुछ बोला नहीं। हम लोग वहां पहुंचे तो देखा कि एक बहुत बड़ी सी पहाड़ी है कोई, और कम से कम नहीं तो 300-400 सीढ़ियां हैं ऊपर की ओर जाती हुई। अब उन सीढ़ियों पर मैं ये सोच रहा था कि मतलब कैसे जाऊं, क्या कहूं, और मेरे पैर में अब जान बची नहीं थी, क्योंकि बैठे बैठे मैंने अपने दोस्त को बोला कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है जाने का। ओके। देन अचानक से क्या हुआ राहुल कि मेरे दोस्त ने कहा कि रेस्ट मत करो वरना देवता रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। ओके। मैंने उसकी सुनी नहीं और मैं बैठ गया थोड़ी देर के लिए। राहुल, ट्रस्ट मी, जैसे ही मैं बैठा हूँ मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरी कोई चीज छूट गई उस पहाड़ी पर और मुझे सीढ़ियां चढ़नी है।
एक अजीब सी एंजाइटी हुई और मैं उठ के सीधा सीढ़ियों पर चलने लगा अपने दोस्त के साथ में। अब ऊपर जाते जाते मुझे प्यास लगने लगी तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि मुझे पानी पीना है भाई, मतलब कैसे क्या। तो सीढ़ियों पर तो पानी अवेलेबल होगा नहीं ना कहीं से, और 300-400 सीढ़ियां हम लोगों को चढ़नी थी। तो उसने कहा कि सब मिल जाएगा, बस तुम चलो, रिचुअल अधूरा ना रह जाए। ओके राहुल, मैं जाने लगा, अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि सांप का जो पिटारा होता है वो एक साइड में रखा हुआ था और उसमें एक बोतल रखी हुई थी पानी की। ओके मैंने वो तुरंत उठाया और पानी पी के आगे की ओर चल दिया। ऊपर बहुत सारे स्नेक चार्मर्स के धुन सुनाई दे रही थी मुझे, बार बार जो सपेरे होते हैं उनकी जो बीन होती है वो बार बार सुनाई दे रही थी। मैंने उसको पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उसने बोला कि लगता है देवता आने वाले हैं। ओके मैं भागा उसके साथ ऊपर और गेट पर ही जहां पर एंट्री हो रही थी वहां पर एक औरत बैठी हुई थी जिसने अपने सर पे सांपों का एक गुच्छा रख रखा था। क्या? बड़ा सा गुच्छा, जिंदा सांपों का। वो सांप कौन से थे मुझे नहीं पता, किस तरह के सांप थे। अपने सर पे उसने सांपों का गुच्छा रखा हुआ था, जिंदा सांपों का। इट्स लाइक अ लिविंग मेड्यूसा, जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की कैरेक्टर की या ओके वो सांप शायद काटने वाले नहीं थे, जहर वाले थे नहीं, जाहिर है, मैं बनी सी बात है। तो मैंने उसको पूछा कि मतलब आपने ये क्यों कर रखा है। उसने घूर के मेरी तरफ देखा और अचानक से उसने मेरा हाथ मांगा। मैंने उसको अपना हाथ दिया। राहुल, उसने मेरा हाथ पकड़ते ही सांप का जो मुंह होता है उसको पकड़ लिया। सांप तो मरा हुआ था ना, ओके पर द मोमेंट उसने मुंह पकड़ा है वो सांप जिंदा हो गया, मेरे हाथ में बंधा बंधा। ओके वो जिंदा हुआ है। एक पल के लिए मेरी हालत खराब हुई है वहां पे कि अब क्या होगा। वो सांप जिसके साथ आपने, जो मरे हुए सांप के साथ हमने रिसाइटेशन करी थी मंत्रों की और इस तरह से, एक सेकंड के लिए जिंदा हुआ और उस औरत ने जैसे ही छोड़ा है वो सांप वैसे ही मर गया। इट्स लाइक उस औरत ने उस सांप की आंखों में कुछ देखा और उसके बाद हट गई वहां से। फिर उस औरत ने कहा कि जा सकते हो अंदर। ओके इट्स लाइक एंट्री पास यू कैन से। ओके राइट। और किसी को एंट्री मिल नहीं रही थी। मैं जाने लगा तो पीछे देखा कि कुछ लोग और आ रहे थे, उन्होंने भी हाथ पे ऐसे ही सांप बांध रखा था। वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे सबने हाथ पे सांप बांध रखा था। ओके तो देखता क्या हूं कि वहां पर जो एक और इंसान आता है पीछे, जब औरत ने उसके सांप का मुंह पकड़ा तो वो एक्चुअल में जिंदा हो गया, वो मर ही नहीं रहा था। औरत ने छोड़ दिया तो भी उसी इंसान के हाथ में सांप लिपटा हुआ था। एट द एंड क्या हुआ कि उस सांप ने जो आदमी एंट्री कर रहा था उसकी वेन्स में ही काट लिया और वो इंसान वहीं सीढ़ियों पे मर गया। मतलब वो एंट्री नहीं कर पाया एक तरीके से। तो शायद ये एक तरह की प्रथा होती होगी कि वो औरत पहचानने में सक्षम होती होगी कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। सही बात। खैर, उस रिचुअल के लिए जब हम लोग आगे गए तो हमने देखा कि 3 नागों की मूर्तियां हैं। 3 बड़े बड़े नाग बने हुए हैं पत्थर के, और उन नाग के चारों तरफ नहीं तो राहुल 100 से 150 सांप होंगे आराम से। वो एक गोल घेरे में अपना थे। वो ना सांप उससे बाहर आ रहे थे और ना ही उस मूर्ति के अलावा, नागों की मूर्ति के अलावा कहीं जा रहे थे। अर्श, ये किस्सा कौन से, ये उड़ीसा का ही किस्सा बता रहे हैं? उड़ीसा से करीब 150 किलोमीटर दूर एक गांव है, ये वहां का किस्सा है। इसके बाद राहुल मैं क्या देखता हूँ कि वो 3 पत्थर के नागों की मूर्ति के चारों तरफ जो नाग हैं वो सिर्फ उस मूर्तियों को देख रहे हैं। नागों का क्या जेस्चर होता है कि वो हर तरफ घूमते हैं, रेंगते हैं या फिर देखते हैं, लेकिन वो उधर ही देख रहे हैं। अब इस गोल घेरे के अलावा 2 और घेरे बने थे जो उसी गोल घेरे के सामने थे। ओके। इट्स लाइक कि वो किसी इंसान के खड़े होने की जगह है। मुझे ऐसा फील हुआ। तो एक पर तो एक इंसान था जो बीन बजा रहा था कंटिन्यू, और सिर्फ उसकी बीन पर वो सारे के सारे नाग झूम रहे थे वहां पे। मैंने दूसरी तरफ क्या देखा कि बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा हैं। सबके हाथ में कोई ना कोई चीज है, जैसे कोई कपड़ा हो गया या फिर कोई घड़ी हो गई। वो किस लिए लेकर खड़े थे मुझे नहीं पता था। खैर, इसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि मैं उस साधक के साथ जिसके साथ गया हूँ उसके साथ उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता हूँ, उसी भीड़ में जाकर खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भी देखने ही आया था जी। फिर मैं देखता हूँ कि एक इंसान का हाथ और पैर दोनों बांध दिया गया है जो दूसरी तरफ से आ रहा था, और उसको 4 लोगों ने उठाया हुआ है, जैसे अर्थी पे वो करते हैं जी। तो उसे वैसे उठाकर लेकर आ रहे थे। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो राहुल, उस इंसान का हाथ जो है वो नागों से बंधा हुआ था। दोनों हाथ, जो ऊपर के दोनों हाथ और दोनों पैर नागों से बंधे हुए थे। उसको लाया गया। जब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये क्या है तो उसने कहा, कोई भी सवाल अगर तुमने पूछा तो तुम्हारी उम्र में से 1 साल कम हो जाएगा। मैं इसका लॉजिक नहीं समझ पाया कि कैसे जी। खैर, इसके ठीक बाद राहुल मैं क्या देखता हूँ कि उस इंसान के हाथ पैर खोले जाते हैं और उसे वो जो तीसरा एक गोल घेरा बना था उसमें खड़ा कर दिया जाता है। ओके। देन उसके ऊपर खून डाला जाता है। मुझे नहीं पता किसका खून था वो, क्योंकि सवाल नहीं कर सकता था मैं। खून डाला जाता है और खून से जब वो पूरा नहा लेता है, न्यूड होता है वो आदमी, फुल न्यूड होता है। जब वो खून से पूरा नहा लेता है तो सांप की जो केंचुली होती है उससे उस इंसान को धुला जाता है। मतलब
पोछा जाता है टावल के तरीके कि वो टावल का यूज हो रहा है, okay. उसको पोछ रहे हैं। मीनवाइल ये इंसान कुछ चैंट कर रहा था कंटिन्यू, कोई तो मंत्र था जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। अब ये जो सामने बंदा उसके बैठा है जो बीन बजा रहा है, धीरे धीरे क्या करता है, ये अपनी बीन बजाना और तेज करता है। तो जो सारे नागों का जो झुंड था वो उन 3 मूर्तियों को छोड़कर इस इंसान के पास आता है। काटने नहीं आता है, बस इंसान की तरफ आता है बस केवल। शायद वो बीन का कोई इशारा सुन के आते होंगे या कुछ ऐसा होगा। अभी तक मेरे दिमाग में कुछ सुपरस्टिशियस हो नहीं रहा था, कुछ ऐसा पैरानॉर्मली मुझे लग नहीं रहा था। दिस अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट थोड़ा वियर्ड है सुनने में जी, और देखने में भी इनफैक्ट। इसके बाद जो मैं देखता हूँ राहुल, वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। मैं क्या देखता हूँ कि वो इंसान अपनी आंखें बंद करता है जिस इंसान के ऊपर रक्त डाला गया है, और जब वो इंसान अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें वैसी नहीं थी जैसी नॉर्मल इंसानों की होती हैं। उसकी आंखें ठीक वैसी थी जैसे सांपों की होती हैं। और दिस आई कैन फील, दिस आई कैन मतलब इजीली व्यू। उसकी आंखें ऐसी थी कि वो सांपों की आंखें, अपनी पुतलियां कैसी होती हैं, गोल होती हैं, राइट जी जी। उसकी एक मान के चलिए एक बिंदु के शेप में थी, ऐसा करके जैसे सांपों की होती हैं। सेम मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है इसका सांपों में या फिर कुछ ऐसा, बट अगेन उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसके परिवार वाले भी खड़े थे, इस इंसान के, ये जो लड़का था जो जिसके ऊपर ये सारी क्रियाएं हो रही थी, इसके परिवार वाले मेरे से थोड़ी दूरी पर खड़े थे, लेकिन उनका घेरा एक अलग था। और वो लोग रोए जा रहे थे बार बार कि मेरे बेटे को बचा लो, बेटे को बचा लो। मन में तो कई सवाल आ रहे थे लेकिन पूछ नहीं सकते थे राहुल, सीन ये था। सिर्फ इतना ही नहीं राहुल, इसके बाद मैंने देखा है कि उस लड़के के ऊपर ये लोग नाग डालने लगे हैं, मृत नागों को, मरे हुए नागों को। एग्जैक्टली। दूसरी जगह से वो कोई टोकरे में मरा हुआ नाग लाए और इसको नहलाने लगे उस नागों से। एक बड़ी अजीब सी चीज हुई, मुझे लगा कि ये शायद एक अंधविश्वास होगा या कुछ ऐसा। राहुल, जो मरे हुए नाग थे वो जिंदा हो गए। देन मैंने देखा है राहुल कि वो सारे नाग, वो जो 3 नागों की मूर्तियां बनी थी उनकी तरफ जाने लगे, मतलब वो सारे उस गोल घेरे में इकट्ठा होने लगे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि एक अलग से पुजारी आते हैं, बड़े अजीब से पुजारी आते हैं। उनके पैर में नाग बंधे थे, हाथ में नाग बंधे थे, इवन गले में भी उनके नाग था। तो प्रॉपर एक ऐसे पुजारी लग रहे थे जो नागों को बहुत ज्यादा मानते हो, क्योंकि उनके हाथों में रुद्राक्ष की जगह नाग बंधे थे और वो नागों की माला से कुछ जाप कर रहे थे। बड़ी अजीब सी थी दिखने में, मैंने आज तक कभी ऐसी चीजें देखी नहीं है। नाग जिंदा हुए तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ सुपरस्टिशियस होने वाला है। देन क्या हुआ कि उन पुजारी ने अपने हाथ से कुछ इशारा किया उनके परिवार की ओर, तो उनका परिवार दौड़ कर गया अपने बच्चे के पास और बहुत तेज तेज रोने लगा। उस इंसान ने, वो जो बच्चा था जिसके ऊपर ये सब चीजें हो रही थी, बच्चा एज इन रहा होगा वही करीब 20-21 साल के आसपास का आदमी, वो उसने अचानक से अपने पैर से अपने घर वालों के ऊपर कदम रखा है जैसे आशीर्वाद दे रहा हूं जी, और उसके बाद उसके घर वाले चले गए वहां से पीछे की ओर। देन व्हाट हैपेंड कि जितने भी गांव वाले थे वो एक एक करके इस इंसान के पास आने लगे, और ये इंसान एक बार खुद को हाथ में काटता और लोगों को ये बताता कि उनके घर में क्या दिक्कत है। देन अगेन ये चीजें हो रही थी कंटिन्यू। फिर मेरी बारी आई, मेरी और उस साधक की बारी आई। मुझे तो कुछ नहीं पूछना था, तो मैं और वो साधक वहां पहुंचे। उस साधक ने कहा कि मेरी साधनाएं सफल नहीं हो रही हैं। तो उस लड़के ने अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, ऐसा नहीं कि बहुत भारी आवाज हो गई हो या कुछ ऐसा, उस लड़के ने अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोला कि तुम्हारी 6 साधनाएं अधूरी हैं, जब वो पूरी हो जाएंगी तब तुम्हें ये सब हासिल होगा। जरा सोचो, एक ऐसा साधक जो खुद मेरी नजर में भी बहुत ऊपर है, वो किसी से पूछ रहा है। तो मैंने भी उसको ऐसे ही पूछ लिया कि जिसको मैं अभी हील कर रहा हूँ वो कैसे सही होगी। तो इस लड़के ने, राहुल, बिना मेरे बारे में कुछ भी जाने, उसने बताया कि उस लड़की को पुराने घर में ले जाओ जहाँ पे वो रहती है, उसे अपनी नानी से मिलवा दो और उसका अंतिम संस्कार करवा दो, वो ठीक हो जाएगी। ये मेरा ऑलरेडी एक कोई केस चल रहा था जिसको अभी मैं नहीं बताना चाहूंगा, पर उसने मेरे को पूरी विधि बता दी, जो विधि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही थी कि मैं ऐसा करूंगा। और ये करने के बाद उसने अपनी लात मेरे सर पे रखी है। हम लोग ऐसे डाउन हो गए थे और सर पे रखने के बाद हम लोग वहां से चले गए। देन हम लोग क्या देख रहे थे कि इतने सारे बाइट हो गए थे उसके हाथों पे कि उसके हाथ से खून निकल रहा था। और अंतिम बाइट जो उसने किया है, उसने शायद अपने अंगूठे को खा लिया था अंतिम बाइट ने, जो मुझे दिख रहा था, और अपनी गर्दन को जोर से ऐसे ट्विस्ट किया है उसने खुद ही पकड़ के, और वो मर गया है वहीं पे। द मोमेंट वो मरा है राहुल, जितने भी नाग थे वो सारे के सारे मैंने देखा है कि उन 3 जो पत्थर के नाग बने थे बड़े बड़े, उसकी तरफ ऐसे ऐसे राउंड 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 घूमने लगे। और फिर वो नाग उसी के पीछे कहीं कोई बिल होगा या फिर कुछ ऐसा बॉम्बी होगी उनके, वो उसमें चले गए। ये रिचुअल मैंने जब अपनी आंखों से देखा तो मुझे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हुआ।
फिर जब वहाँ के पुजारियों से मैंने पूछा ये बात, जो हाथ और सर में प्रॉपर नाग बांध कर आए थे, और मैंने उनको बताया कि मैं इन सब चीजों के बारे में पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तब उन्होंने बताया कि हमारा बहुत पहले नाग कबीला हुआ करता था। हमारे दादा परदादा जो थे वो नाग कबीले के सरपंच थे। हम लोग नागों की बहुत समय से रक्षा करते आ रहे थे। तो हुआ यही एक दिन कि जितने भी नाग थे, लोगों को लगता था कि ये उन लोगों को मार रहे हैं। कभी कभी एक इंसान कोई मर जाता था तो लोगों को लगता था कि नाग ही है इसके पीछे का रीजन। तो वहाँ के आसपास के जो शहर वाले थे वो आकर इस कबीले को मार के जाते हैं, बुरी तरीके से पीट कर जाते हैं, जो कि मोस्टली मीडिया में या फिर हर जगह खबर थी। पर इस गांव का जो सरपंच होता है वो क्या काम करता है कि अपने जो वंश होता है उसको किसी तरह से बचा लेता है, और वो एक ऐसा तंत्र करता है, एक ऐसी क्रिया करता है उस गांव के ऊपर कि जो भी शहर का इंसान इस गांव में रहने के लिए आएगा उसे मृत आवाहन की क्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। उस एक इंसान को मृत आवाहन की क्रिया से गुजरना पड़ेगा। वो इस तरह का तंत्र फैला कर जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जब आप कोई बुरी चीज करते हैं तो उसके साथ एक प्लस चीज आती है। मृत आवाहन एक ऐसी चीज है जिसमें हम मृत नागों को बुलाते हैं। तो अगर मृत नाग किसी एक इंसान को मार डालते हैं हमेशा के लिए तो वो वरदान भी देके जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो हर इंसान की समस्या बताते हैं। तो वहां पर ये रिचुअल हो गया कि एक इंसान हर महीने सेलेक्ट होगा मृत नाग आवाहन रिचुअल के लिए, और वो ऐसे ही अपने आप को काटेगा जैसे सांप काटते हैं, लोगों को बताएगा उनके बारे में, उसको रक्त से नहलाया जाएगा और वो अपनी गर्दन ट्विस्ट करके वहीं मर जाएगा। तो पुजारी ने जो ये पूरा रिचुअल मुझे बताया कि ये आज भी होता है और हमेशा से होता आएगा जब तक नागों का अस्तित्व इस दुनिया में है। तो इस तरह की भी पैरानॉर्मल प्रथा मैंने अपनी आंखों के सामने देखी थी, जो शायद बिलीव करने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। अर्श, कभी कभी मुझे लगता है जब मैं इस किस्म के किस्से कहानियां सुनता हूँ कि कितना कम है इस दुनिया के बारे में जो हम जानते हैं। रियलिटी बहुत अलग होती है शायद। रियलिटी इज वे मोर स्ट्रेंजर देन फिक्शन। एग्जैक्टली। हमेशा मैंने कभी ऐसी उम्मीद या इमेजिनेशन नहीं करी थी कि ऐसी भी कोई कम्युनिटी हो। राहुल, मैंने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब मैंने इस चीज को अपनी आंखों से देख लिया उसके बाद मुझे यकीन हुआ। और शायद ये सब देखने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए और ब्लैंक था कि क्या ये पॉसिबल है। कि ब्लैंक होता है, इमेजिन अगर आपने विटनेस किया होगा तो बिल्कुल क्या आपके हालात रहे होंगे। इसी तरीके से हर्ष, एक और जगह है, एक और केस है माधोगढ़ का। अगर आपने नाम सुना, माधोगढ़ एक जगह थी जहाँ पे ट्विंस थे। मैं समझ गया, ठीक है। और पेपर्स में भी आया था वो केस बहुत ज्यादा। जी, और वो लोग कहते हैं कि वो एक दूसरे की शक्ल कॉपी करते थे और एक को सामने बैठा करके और खुद ब्लेड लेके अपने शक्ल काटा करते थे। मतलब बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी थी। राहुल, अगर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं इस चीज को लेकर कि वो दो ट्विंस तो थे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वो दो ट्विंस आत्माएं लोगों पर ऑल्टरनेट पोजीशन कर रही थी उनको अपने जैसा दिखाने के लिए, तो Eight.